नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडला। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों का। कन्नौज के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसा तिरवा कोतवाली के फगुआ भट्टे के पास हुआ। बता दें कि जयपुर से बिहार जा रही बस तिरवा फगुआ भट्टे के पास टायर फटने से पलट गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मौके पर पहुंची टीम ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं मृत लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोगा के रहने वाले युवक की मनीला में हुई हत्या से पंजाब में कोहराम मच गया है। बता दें कि 35 साल का मनवीर सिंह 9 साल पहले काम की तलाश में फिलीपींस के शहर मनीला गया था। वहां उसका काम सही चल रहा था, लेकिन एक दिन वो कार से अपनी पत्नी के साथ दवाई लेने जा रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने कार रोक दी और मनवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इस मामले में परिजनों ने सरकार से मांग की है कि मनवीर के शव को भारत लाया जाए, वहीं हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सहारनपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल बाइक पर सवार 2 लोगों सामने से आ रहे थे, तभी पुलिस ने उन लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। एसओ फतेहपुर और उनके टीम के द्वारा चेकिंग किया जा रहा था। उसी समय तो 2 अज्ञात बदमाश जो है पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया था। जवाब फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ था, दूसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराजगंज में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसकी जद में आसपास की दुकानें भी आ गईं। घटना में शोरूम में काम करने वाले बाल बच गए। बताया जा रहा है कि आग लगने से लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। मामले में फायर ब्रिगेड की भी लापरवाही सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा दिव्यांग एक उम्मीद संस्था के सहयोग में दिव्यांगजनों के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के उद्देश्य से दिव्यांग स्टॉल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन निदेशक राजशेखर मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश में राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा दिव्यांगजनों के समाज मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिव्यांग एक उम्मीद संस्था के महायोग से पूरे प्रदेश में परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर कुल 200 स्टॉल स्थापित किए जाने का संकल्प लिया गया है। इस संख्या को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया है। एक तरफ जहां सरकार तमाम योजनाएं चलाकर हाशिए पर खड़े लोगों को अपनी योजनाओं से राहत देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सपनों पर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव से है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी जहां से सीमेंट ले रहे हैं, दरअसल वो मिलावटी है। खुलासा तब हुआ जब लोगों ने ट्रेडर से सीमेंट लेकर अपना मकान बनवाना शुरू किया, क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी इतनी रद्द थी कि महज कुछ दिन में ही उनके मकानों की छत गिर गई, तो किसी का छज्जा गिर गया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। वहीं जब लोगों ने इसकी शिकायत उस ट्रेडर्स के ऑफिस पर जाके की तो उन लोगों के साथ मारपीट की गई। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नीरज द्विवेदी। जी नीरज जी, सबसे पहले तो ये जो मामला सामने आ रहा है, ये मिलावटी सीमेंट का, इसको लेकर क्या कुछ कहना और क्या कौन है इस मामले के पीछे? जी देखिए, लगातार ये हसनगंज और मोहान सर्किल पहले भी लगातार नकली सीमेंट के लिए काफी जो है चर्चा में रहा है। और इस नकली सीमेंट का जो यहाँ पर बनाई जाती है, जो फैक्ट्रियां पड़ी हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां पड़ी हुई हैं, इन सीमेंटों को लेकर के लखनऊ एसटीएफ ने छापा मारा था और बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें भारी मात्रा में हजारों बोरियां जो है नकली सीमेंट बरामद हुई थी, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन अभी सिर्फ 8 माह बीते हैं जो एसटीएफ की कार्रवाई की गई थी, उसके बाद फिर हसनगंज और मोहान क्षेत्र में नकली सीमेंट का कारोबार जोरों से शुरू कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ
जब लोगों को सरकार ने प्रशासन ने सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो रुपया दिया था उस रुपये से मकान बनवाया और मकान बनवाने के 20 दिन के बाद ही मकान की या तो छत गिरने लगी या छज्जा गिरने लगे, जिसमें कई लोग घायल हुए। तो लगातार 20 से 30 लोग इस तरीके से इस मामले से सफर किए। तो लोगों को जब इस बात का शक हुआ तो उन्होंने शिकायत की, अधिकारियों से भी शिकायत की। तो नकली सीमेंट बनाने वाले ने, जिसने नकली सीमेंट की एजेंसी खोल रखी है या जहां से सप्लाई लेता है, उसने घर में जाकर के 30-40 लोगों के साथ धावा बोला और जो शिकायत करने वाले पीड़ित थे उनकी जम के पिटाई की है। हालांकि सबसे एक अहम बात है कि जब उसी क्षेत्र में एसटीएफ का छापा पड़ चुका है, बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, उसके बाद भी अधिकारी इतने बड़े मामले में फिर से चुप्पी साधे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला लगता है कि अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी है कि क्षेत्र में नकली सीमेंट बेची जा रही है, उसके बाद भी जो है जो पीड़ित है उनकी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। जी, जिस तरह से आपने नीरज बताया कि अधिकारी अभी तक फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, इसका मतलब साफ तौर पर ये आ रहा है कि अभी तक अधिकारियों द्वारा इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको सीधे तौर पर ये बताना बहुत जरूरी है कि जो क्षेत्र का जो अधिकारी होता है, तहसील का एसडीएम हो, चाहे अगर सर्किल का ऑफिसर हो, तो जो पुलिस प्रशासन से संबंधित मामला हो वो सर्किल ऑफिसर को ना पता हो, या जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मामले हो वो एसडीएम को ना पता हो, ऐसा संभव नहीं है। और क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में नकली सीमेंट बिक रही है तो इसकी जानकारी एसडीएम को ना हो, ऐसा संभव नहीं है। और इसके बावजूद सबसे अहम बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब प्रदेश में योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है कानून व्यवस्था को लेकर के, और जब वहां पर पहुंचते हैं, जब पीड़ित एसडीएम को शिकायत करते हैं तो एसडीएम उस चीज को ऐसे अनदेखी करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा मामला है। अगर छत और भी गिरी 20 दिन के अंदर, इस तरीके से मकान का गिरना, छतों का गिरना अपने में एक बड़ी बात है, लोग घायल भी हुए। और इसको अगर निगलेक्ट कर रहे हैं अधिकारी तो कहीं ना कहीं जो नकली सीमेंट बनाने वाले हैं या जो इस तरीके का कारोबार करने वाले हैं उनसे कहीं ना कहीं अधिकारियों के तालमेल जरूर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नीरज कि ये बहुत बड़ी बात है किसी के मकान का गिरना। और उन जी नीरज जी, जिस हिसाब से आपने बताया कि इसमें अधिकारियों का शामिल ना होना और अधिकारियों को इस बात की जानकारी ना होना, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। उस दूसरी ओर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये मकान और छतों का गिरना, ये जो सिलसिला है, ये किस हद तक सामने आया है और कितने लोग इस पूरी घटना में घायल हुए, वहीं पीड़ितों का क्या हाल है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बहुत अहम सवाल है यहाँ पर कि जो मामला आया है 30 से 40 लोगों का मामला है, क्योंकि जिनको आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिला, सबने उस पैसे का मकान बनाया, कुछ ना कुछ उन्होंने निर्माण कराया, किसी ने कमरा बनवाया, किसी ने आगे बरामदा बनवाया। तो कहीं ना कहीं जो पैसा 30 से 40 लोगों को मिला था उन लोगों ने निर्माण करवाया और इसमें लगभग 4 लोग घायल हुए हैं, क्योंकि जो छज्जा इरशाद खां का गिरा हुआ है उसमें नीचे जो है उनके घर की महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। तो लगभग 30 से 40 लोग इस पूरे मामले में सफर किए हैं। कुछ लोगों की छतें जो उनका ढोला खोला जाता है उसके बाद ही 20 दिन के बाद गिर गई, कुछ लोगों का छज्जा तुरंत ही गिर गए और कुछ लोगों की छतें जो है चिटक चुकी हैं, जो भी लटकी हुई हैं। तो लगातार 30 से 40 लोग इस तरीके से सफर कर रहे हैं। और एक सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अब उन ग्रामीणों का क्या होगा जिन ग्रामीणों ने को सरकार ने पैसा दिया मकान बनवाने का और उन्होंने मकान बनवाया। मकान बनवाने के बाद भी अब उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, क्योंकि अब मकान वो पूरी तरीके से जर्जर हैं, लटक रहे हैं, टूटे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से योजना भी उनके हाथ से चली गई और मकान भी उनके हाथ से चला गया। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है ये सब जानबूझ करके जो ये अनदेखी कर रहा है या इस तरीके से जो इतनी बड़ी नकली फैक्ट्री चलाने वाले लोगों को सह दी जा रही है, ये अपने में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और इस पे सिर्फ जिले के ही आला अधिकारियों को नहीं बल्कि जो है राजधानी पर बैठे हुए आला अधिकारियों को, प्रमुख सचिवों को, मंत्रियों को इस पे बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से सरकार की योजनाओं का पर पलीता लगा रहे हैं ये ट्रेडर्स, जो कि किस तरह से धांधली कर रहे हैं अपने कामों में। वहीं इस पर अभी तक फिलहाल जो एसडीएम है और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो क्यों चुप्पी साधे हुए, इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी जानना बहुत अहम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम बढ़ते हैं अपनी अन्य खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के चिड़ियाघर में बाल
मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान उपस्थित रहे। वहीं विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मेले में बच्चों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं बेकार हो चुके सामानों को दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी रोशनी डाली गई। वहीं पर्यावरण मंत्री ने बच्चों की तारीफ की और कहा कि बच्चों से हम सभी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। ललितपुर पुलिस ने एक बड़ी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 70 ग्राम सोना, 1 किलो 25 ग्राम चांदी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले 2 व्यापारियों को भी हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला थाना मड़ावरा क्षेत्र का है, जहां 12 अगस्त की रात में चोरों ने एक घर से लगभग 2 किलो सोना और 2 किलो चांदी के जेवरात को चुरा कर फरार हो गए थे। पूरी घटना का खुलासा करने के लिए कई टीम लगाई गई थी। कौशाम्बी में मामूली विवाद में एक दबंग ने अपनी पिस्टल से 3 लोगों पर फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक आरोपी फरार हो गया था। आनन-फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज मुहैया कराने के बाद सभी को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। बागपत में इन दिनों लोगों पर बंदूक और तमंचे के साथ सेल्फी लेने का क्रेज चढ़ा हुआ है और ये क्रेज साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है। बच्चे के हाथ में भी युवक ने असलहा दे रखा है। वहीं अब ये वीडियो सामने आने पर एसपी बागपत ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ के मुकीमपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने किसान की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसान रमन कुमार का ट्रैक्टर के कल्टीवेटर में पैर आ गया था, इससे उसका पैर कट गया था। वहीं परिजन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने जा रहे थे, तभी रास्ते में ओवरटेकिंग को लेकर कुछ दबंगों से उनकी लड़ाई हो गई। इसके बाद दबंगों ने उनको लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान ज्यादा खून बह जाने के चलते उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एक दबंग को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकी दबंगों की तलाश की जा रही है।